तकलीफ और दर्द किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में है। उस दर्द को भूलकर उस टारगेट को याद कर लूं तो मुझे लगता है वो दर्द बहुत छोटा है। आज भी मेरे हाथ में वो ठेला है, ये कभी इसको मैं कम नहीं होने दिया। मैं हमेशा ऐसे करते रहता हूँ, इसको हमेशा ऐसे खोजते रहता हूँ ताकि ये मुझे याद रहे कि मैंने जीवन में ये जो ठेला है ये हमेशा याद रखेगा मुझे मेरे जीवन के आते। एक ऐसा विक्रेता था, नाम नहीं लूंगा, मीडिया है, उन्होंने मेरे मुंह पे कैसे फेंका था और मेरे माँ को गाली दी। उस दिन रोया बहुत था। मैं लगातार ठंडी के दिन में एक गमछा ओढ़कर 3 दिन तक उस टेबल पे सोया था केसर की दुकान के बाहर, ताकि मेरा एक केसर का लिया उसने लिया और उस बेचारे ने मेरा बहुत हेल्प किया। उस आदमी का नाम है रिंकू। तो ये जीवन है और मुझे लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरा एक प्रोसीजर था जो मुझे यहाँ तक लेकर। मुझे 1 2 3 पता नहीं था, डांस मास्टर 1 2 3 बोल रहा है और मैं खड़ा हूँ। सर क्योंकि नाचो तो बोली, सर नाचो बोलिए ना, 1 2 3 4 नहीं समझ में आता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत पढ़ा है, लेकिन आज जब मैं आया, कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ बैठे हुए थे और आपने 2 मिनट में एक सांस में एक 10 मिनट का जो क्या कहते हैं मोनोलॉग होता है अपनी फिल्म का, उसकी स्क्रिप्ट सुना दी पूरी। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जीवन वही है और हमें काम करना है, तो हम जब काम की बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो मेरे जीवन में हमेशा ऐसा रहा है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो कम से कम अगर एक गाना भी है तो उस पर डिस्कशन कम से कम 2 घंटे तो करूंगा, क्योंकि उसका आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, उससे लोगों का मनोरंजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम करें उसका रिजल्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा सा वक्त उसको दिया जाए जिससे हमारी पहचान है। वो बहुत शानदार, मतलब वो लाइनें जो आपने बोली वो मुझे लगा कि कोई डायलॉग राइटर भी उनको लिखने में जो है वो बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने एक फ्लो में जो है बोलते गए मैं भी सुन के हैरान हूँ कि मतलब आपको लिखी हुई नहीं मिली, आपने खुद ही बता दिया। आधा काम आपने प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का खुद ही आसान कर दिया। तो वो कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ इमोशन है, वहाँ एक परिवार है, वहाँ किताब तो नहीं है बट गुरुकुल की तरह है जो कि हमें शिक्षा भी देता है। और मुझे लगता है कि जो ज्ञान आपको घर में मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए मैं गांव से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता हूँ और गांव को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूँ तो वहाँ सब आदमी एक टकले मुझे देखता है कि ये खिसारी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है। और एक बार उनका पैर छूता हूँ तो वो आनंद होकर आशीर्वाद जो देते हैं। यहाँ तो मैं हर दिन किसी न किसी का, जो मेरे से सीनियर हैं, जो मेरे से बुजुर्ग हैं, सबका पैर छूता हूँ, लेकिन वो आनंद मुझे यहाँ नहीं मिलता जो मुझे अपने गांव में मिलता है, जो अपने छपरा में मिलता है, पटना में मिलता है। वहाँ एक अपनापन है, उस आशीर्वाद में। आशीर्वाद वो छोटा सा हाथ जब आप सर पे आता है ना तो बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ कह जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि गांव का परिवेश जो है वहाँ सिर्फ इमोशन है, प्यार है, रिश्ते हैं, लोग हैं जो सिर्फ वहाँ आपको प्यार करते हैं। अच्छा, जन्म आपका छपरा में हुआ? हाँ, जन्म मेरा ढानाडी गांव है, छपरा जिला, छपरा है मेरा, सारण, रसूलपुर चट्टी मेरा मार्केट है और जन्म मेरा वहीं हुआ था। कैसा बचपन था? माँ ने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारा घर ढह गया था। मिट्टी का घर था? मिट्टी का घर था और वो बिल्कुल समतल हो गया था, तो रहने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं जब पैदा हुआ तो किसी मैंने बगल का घर किसी और के घर में, तो मेरी पैदाइश ही किसी और के घर में हुई थी, क्योंकि अब नहीं था। तो अब गांव का इमोशन यही तो है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तुरंत एट ए टाइम हर आदमी आपके हेल्प में खड़ा हो जाता है, और वही हुआ। तो मैं शायद 1 महीना या 1.5 महीना जब मुझे माँ पैदा की तो मैं किसी और के घर में था। 1-1.5 महीने बाद पापा ने पलानी गिराई और उसी पे दादाजी शायद मेरे उस समय थे, मैं दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उस समय दादाजी थे। तो फिर सबने मिलकर एक खपड़ा था, छोटा सा घर बनाया, तो शायद फिर उसमें माँ चली गई। तो कैसा रहा बचपन? कुछ याद है? मतलब कि जाहिर है मुझे सारी बचपन की हर वो चीज याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे 12 साल आए हुए हो गए, लेकिन मैं 17 साल तक लगातार अपने गांव में था। तो मैं 6 साल के था तो मुझे मेरी माँ छोड़ के चली गई दिल्ली, उस वक्त पढ़ाई के लिए, क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले थे और हम 7 भाई हैं। 7 भाई में मेरे चाचा के 4 लड़के और हम, तो हम सब मिलके 7 भाई थे, तो कमाने वाला एक ही आदमी। तो पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चाना बेचते थे, तो उनको खाने बनाने में बहुत दिक्कत होती थी।
तो उसमें मैं माँ को भी दोषी नहीं कह सकता कि 6 साल की उम्र में कोई माँ से दूर हो बेटा तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं। कहा जाए तो सच पूछे तो वो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मेरे माँ के गोद में मिलती थी। लेकिन वो माँ की मजबूरी और पापा की मजबूरी थी, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, क्योंकि उस वक्त गई ताकि पापा ज्यादा पैसे कमा सके और हमें अच्छी चीजें दे सके। तो उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उसमें हम सबका ही स्वार्थ था। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया, जितना भी पढ़े। मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं कार्यक्रम करने लगा। कार्यक्रम मतलब इनके कि मैं रामायण महाभारत जो हमारे यहाँ व्यास लोग होते हैं उनके हमें जाने लगा, सीखने लगा। तो उस समय 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे हम लोग को, रात भर पूरे झाल उल बजाते थे। और मैं बोलता बहुत था, तो दूध भी बेचता था, चारा भी काटता था। 10-10 15-15 हमारे यहाँ गाय होती थी, तो दूध बेचना भी, सारी चीजें प्रोसीजर चलती रहती थी। और उसी में मैं कार्यक्रम भी करता था, जाता था, रात भर जगता था, फिर आकर पढ़ाई भी करता था। तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि इस स्ट्रगल से बहुत ऊपर थी हमारे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बड़ा बनने का स्ट्रगल था और आज लोगों ने मुझे उस लेवल पे बनाया। लेकिन वहां एक चीज थी कि किसी के भी घर पे जाता था तो बबुआ लोग बोलते थे। आज हर आदमी सिर्फ काटने पे लगा रहता है, कैसे इसको नीचे, हर आदमी वहां देखना चाहता था कि ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। कामयाबी तो अपनी कीमत वसूलती है, तो ये तो कॉमन है, मतलब। लेकिन आज वो लगता है मुझे, मैं अपने बच्चों से शेयर करता हूँ। अब मेरी बेटी कृति है, मेरा बेटा ऋषभ है, और मैं उनसे अपनी जीवन शेयर करता हूँ कि बेटा मेरे पास मेरी अपनी एक कहानी है, कोशिश करना कि तुम्हारी भी अपनी एक कहानी बन जाए, ताकि तुम दुनिया को बता सको और तुमसे दुनिया को सीख सके। और यही कहानी बता देना, तुम्हारे पास नहीं होगी तो यही कहानी बताना कि हमारे पापा ऐसे, हाँ, इस परिवेश में आकर भी और हम लोगों को बड़ा किए, ताकि तुमसे कभी गलती नहीं होगी और तुम दुनिया की इज्जत करोगे। तो ये जीवन है, और मुझे लगता है कि वो संघर्ष नहीं था, वो मेरा एक प्रोसीजर था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो पिताजी दिल्ली आ गए, मम्मी जो है उनकी हेल्प करने के लिए दिल्ली आ गई, फिर आप भी कब दिल्ली आए? मैं 2004 में आया, तो मैं 2004 में आया तो कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैं उस समय, मेरे बड़े भाई स्पोर्ट में नौकरी करते थे, कपड़े के फैक्ट्री में, तो कलाकारी से कुछ हो नहीं रहा था उस समय, क्योंकि अब हम लोग अखंड कीर्तन बहुत गाए। मैं हरे राम मुझे लगता है कि 500 गाया हूँ। और हम लोग पहुंचते कब थे? पूर्णावती के टाइम पे। पूर्णावती जब 24 घंटा बीतने वाला होता था तो 4 घंटा हम लोग पहले जाते थे, क्योंकि पूर्णावती में जो रहता था उसको भोजन भी मिलता था, पूरी उड़ी भी मिलते थे, खाना खाने, तो खाना भी हो जाएगा भरपेट। अब पूरी कहाँ मिलता है सर, उस समय के लिए पूरी बहुत बड़ी चीज थी, तो हम पूरी खाने के लिए जाते थे। और जब गाते थे तो लोगों को लगता था कि क्या हो रहा है, एक अद्भुत गायकी थी। मैंने वो अखंड कीर्तन का एक, जो हम लोग रम जाते थे। हमारे यहाँ साथ एक कृष्णा बेदर्दी हमारे गांव के राइटर, वो भी थे। हमारे पवन पांडे हैं, वो भी मेरे राइटर हैं। आज मुझे लगता है कि आज 30 साल की एज में वो बचपन से हमारे साथ रहे, तो वो आज भी मेरे साथ है। तो सब लोग हम जाते थे और पूर्णावती में गाते थे, तो 50-60 रुपए मिलता था। तो हम लोग को एक चीज होता था कि जितने बच्चे जाते थे ना, सब पार्ले जी, उस समय 3 रुपए का पार्ले जी मिलता था, तो वो सर लगता था कि हाँ, ये पार्ले जी में कुछ तो मिला है, हम लोगों ने कुछ तो कमाया। बचपन में एकदम छोटी छोटी जो चीजें होती थी ना, साइकिल मिलती थी, तो शायद मर्सिडीज भी आज ले लो तो वो खुशी नहीं देगी जो आपको साइकिल, मतलब मुझे जब सेकंड हैंड साइकिल मिली थी तो मुझे मतलब इतनी खुशी हुई थी कि क्या मिल गया। हाँ, तो वही चीजें होती थी। तो मैं अखंड बहुत गाया हूँ, और उसी से गाते गाते समझ लीजिए कि मेरे जीवन में गुरु मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन सिर्फ भगवान राम और कृष्ण की वजह से हुई। उसके बाद मैंने गुरु चुनी। मैं अखंड कीर्तन गाने लगा, गाते गाते फिर मैं 82 में गया, गाते गया। लेकिन फिर भी 500 में साटा होते थे हमारा, दुगोला का 1000 1100 बहुत हो गया। उसमें जो झाल बजाते हैं उनको भी देना है, जो ढोलक बजाते हैं, जो बैंजो बजाते हैं, जिस 3-4-5 लोग और जो होते थे उनको भी देना पड़ता था। तो सब मिला के आपको 200 से 300 रुपये बचते थे, बाकी बांटे जाते थे। तो दूध बेचते बेचते ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ चलते चलते 2004 में मैं चला गया तो दिल्ली। 2004 में जब आप आए तो उस वक्त पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ, उस समय पढ़ाई था लेकिन कम था। फिर लगा जी अब मम्मी पापा का दबाव। उस समय मुझे लगता है कि मैं 14 साल का हो गया था, तो मैं सीखने लगा, धागा कटिंग करने लगा। पापा 4 भैया के साथ खाना भी बनाता। हाँ, तो उसके बाद का था। अच्छा। ये प्रोसीजर उसके बाद का था। फिर मुझे लगा जी नहीं यार, मैं ये करने के लिए नहीं आया। फिर मैं गया 2005 में, मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी
परीक्षा देने के बाद उस समय भी आया तो फिर पापा उस समय लिट्टी का दुकान कर चुके थे, तो 6 महीने में लिट्टी बेचा और स्ट्रगल करता गया। फिर कैसेट गाया 10,000 रुपये लगा के, कैसेट भी फ्लॉप हो गया मेरा। तो पापा का एक अलग डांट होता था कि बता 10,000 रुपये उस समय बहुत कीमत होते थे। वो 10,000 पापा के ही पैसे थे। पापा से मांगे पापा माने नहीं, बोले कि तू फ्लॉप करा देगा कैसेट। हम इतना क्यों कमजोर समझते हैं, और सच में फ्लॉप हो गया वो। तो शादी से पहले मैंने एक कैसेट गाई, लेकिन फ्लॉप हुआ। फिर पापा गुस्से में मेरी शादी तय कर, और मेरी शादी हो गई बहुत अच्छे में। शादी होने के बाद अब फिर एक जिम्मेदारी और बढ़ गया कि बीवी आ गई है, और पूरी फैमिली का कि अब कमाओ, क्योंकि अब परिवार भी आ गया। तो फिर मैं वहां से गया दिल्ली और लिट्टी चोखा बेचने लगा। 2006-2007 लगातार मैंने 2.5 साल, 6 महीने इधर और 2 साल उधर लगातार लिट्टी चोखा बेचते गए। आज भी मेरे हाथ में वो ठेला है, ये कभी इसको मैं कम नहीं होने दिया। मैं हमेशा ऐसे करते रहता हूँ, इसको हमेशा ऐसे खोजते रहता हूँ, ताकि ये मुझे याद रहे कि मैंने जीवन में ये जो ठेला है ये हमेशा याद रखेगा मुझे, मेरे जीवन क्या थी। फिर मैं महेश परदेसी एक हमारे राइटर हैं, वो एक छोटे भाई की तरह मुझे मोहब्बत दिए, बड़े प्यार दिए। उन्हीं के साथ रहता था, उनका कपड़ा भी धोता था शादी के बाद फिर उनका पैर भी दबाता था। तो आनंद मिलता था कि मैं कंपनी में और एक बड़े राइटर के साथ हूँ। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। उस समय वो राधेश्याम रसिया के राइटर थे, तो एक बड़े स्टार के राइटर थे। तो मुझे भी लगता था यार मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। उस कंपनी में समझ लीजिए कि एक नौकर के तौर पे था, लेकिन वो कभी मुझे नौकर नहीं समझे, वो हमेशा एक भाई की तरह मुझे मानते थे। तो मैं उनका हाथ बढ़ाता था कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब करना मैं करता था। फिर वहाँ एक कैसेट गाया, सुलगन में शादी रचा ले, तो उसी मास्टर को कहीं और बेचा गया तो वो थोड़ा सा चला वो। उसके बावजूद फिर से स्ट्रगल मेरी शुरू हो गई कि वो भी पैसा मैं 26,000 रुपये लगा के ही गाया था। और कैसे अपना पैसा, वो भी पिताजी से। हाँ, वो भी पिताजी से। मात्र उसमें 5,000 की 10,000 रुपये लिया था, बाकी 15,000 में कार्यक्रम कर करके जोड़ा था मैं। और लिट्टी में से कुछ चुरा के पैसे 20 रुपए 25 रुपए, जैसे 100 रुपए 150 रुपए की बिक्री होती थी, तो उसमें से 20 रुपए मार देता था मैं। तो ये सब जुगाड़ करके, फिर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं उस समय होता क्या था कि सहारा क्या था कि 6 किलोमीटर आपको अब जाएंगे तो 3 रुपए लगेगा। तो उस समय आदमी पैदल सफर करता था, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में पैदल सफर करता था। और करते करते फिर चीजें होते गई। फिर मैंने उस कैसेट को गाया, तो फिर मैंने उस कैसेट को खरीद कर मैं खुद ही दुकानों पे लेकर जाता था। पोस्टर हर दुकान पे चिपकाता था, उस समय ऑडियो था, तो चिपकाता था। तो चिपकाने के बाद कितने लोग मेरी माँ को गाली देते थे, क्योंकि मेरी गायकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस समय व्यास के गाने वाला और मैं लोकगीत गा रहा हूँ, वो मेरी विधा से बहुत अलग थी चीजें, क्योंकि व्यास में रामायण महाभारत दुनिया गाती है, तो मेरे गाने का शैली भी उसी टाइप का था, लोकगीत गाने वाला था ही नहीं। तो मेरे आवाज में वो बात थी ही नहीं, और मेरे गायकी में भी वो बात नहीं थी। अब तो गाते गाते आदमी ठीक ठीक गाने लगा, मशीनें भी आ गई। हाँ, अब चीजें समझ गया मैं, उस समय समझ तो थी नहीं। तो कैसे चिपका देता था, लोग फेंक देते थे मेरे मुंह पे। मुझे याद है छपरा में एक कैसेट बिक रहता था, नाम नहीं लूंगा, मीडिया है, उन्होंने मेरे मुंह पे कैसेट फेंका था और मेरे माँ को गाली दी। उस दिन रोया बहुत था मैं। कई जगह ऐसे मेरे साथ किस्से हुए। मोतिहारी पिपरा कोठी एक जगह है, मैं लगातार ठंडी के दिन में एक गमछा ओढ़कर 3 दिन तक उस टेबल पे सोया था, एक कैसेट के दुकान के बाहर, ताकि मेरा एक कैसेट रख लिया उसने लिया। और उस बेचारे ने मेरा बहुत हेल्प किया। उस आदमी का नाम है रिंकू। आज से 12 साल पहले उससे मिला था, और आज भी उस आदमी को भुला नहीं। और हर डीलर का पूछिएगा, पूरे बिहार के और पूरे यूपी का, तो हर डीलर का नाम मेरे जुबान पे है, क्योंकि मैं हर जगह गया हूँ। वहां से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं 5 रुपये बचाने के चक्कर में कड़ी धूप में उस मई के महीना में मैं मोतिहारी से आया था, एक जगह है मोहम्मदपुर, वहां पे, और वहां से फिर पैदल गया था मात्र 5 रुपये बचाने के लिए। उसी का लिट्टी चोखा खाया और खा के फिर पैदल गया एक स्टेशन पे, विदाउट टिकट में छपरा गया था। तो फिर बुआ के यहाँ गया इस लालच में कि पहले हम कहीं जाते थे तो हम प्रणाम करते थे अपने बुआ फूफा को, तो लोग 5 रुपये 10 रुपये दे देते थे कि ले कुछ खा लेना कुछ। तो उस लालच में कि अगर 10 रुपये वहां मिल जाएगा तो वहां से नहीं, वहां से फिर मैं आ जाऊंगा, आने का जुगाड़, अपने घर पे आ जाऊंगा। तो बुआ के यहाँ गया, तो बुआ ने मुझे 10 रुपये दिया, तो वही मेरे लिए किराया डाला था, और मैं वहां से छपरा से आया था। तो वो सारी प्रोसीजर मेरे जीवन में चलती रही। फिर मेरी बेटी हुई 2008 में। जिसने माँ की गाली दी थी वो बाद में मिला?
क्या बोला? तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो जब मेरी बेटी हुई 2008 में, उसके बाद एक कैसेट गया मालवे टाइम में, और पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसके बाद वो खेसारी लुप्त हो गया। जो किसी के पास जाया करता था, किसी के पास गाली सुना करता था, और वही आदमी जिसने मेरी कैसेट फेंकी थी मेरे मुंह पे, वो आदमी बोला कि प्लीज बेटा मेरे दुकान पे कैसेट पहुंचवाओ, कहाँ मिलेगा तुम्हारा कैसेट? क्योंकि मैंने कंपनी से बोला था कि सर, उसने ऐसा किया था, और कंपनी ने बोला कि उसको तो कैसेट ना, और हम लोगों ने एक डीलर पैदा किया वहाँ। इनकेस मैं नहीं, मेरे कंपनी मालिक कुमार रमेश जी ने एक डीलर उस जगह पे बनाया उन्होंने, और बनाकर और उसके दुकान पे ना देकर उस डीलर को हम लोगों ने खड़ा किया, और वो कैसेट रातों रात इतना बड़ा हिट हुआ। उसमें पहली बार मैं लड़की बन के नाचा था, और मैं लड़की बना था, और उन लोगों को इतना अच्छा लगा। जो देहाती डांस जो हमारे यहाँ लोग करते हैं, नाच में करते थे, तो हम लोगों ने देखा था वो सब चीजें, तो हमें आती थी, हमारी बॉडी में होती, और मैंने उसी को पर्दे पे उतारा, और लोगों को चीजें नहीं लग गई। भोजपुरी में पहली बार कोई लड़की बना, तो ये चीज खत्म हो गई थी शायद भोजपुरी हाँ, से। वो एक परंपरा रिवाज ही था, खत्म हो गया नाम था। था एक चीज, इस चीज का कुछ मैंने हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन शायद मैं भूल रहा हूँ अभी। कौन सी कला है, शायद वो गुड़ऊ नाच होता था। गुड़ऊ नाच। तो गुड़ऊ नाच। वो आप जो हैं उसको एक तरह से वापस लेके आए। हम वापस लेकर आए उसको, कि ये लुप्त हो रही है, कम से कम इसको वापस लाए। पहले हमारे बिहार यूपी में लड़के ही लड़की बन के नाचते थे, लड़कियां नहीं नाचती। जी। अब लड़कियां नाचते हैं। लौंडा नाच। लौंडा नाच। लौंडा नाच मुझे अभी याद हाँ, है। लौंडा नाच। उनके लिए कोई स्टेज नहीं बनता था, बस जमीन को जोत दीजिए और उसी पे दरी बिछा दीजिए, उसी पे उनका शुरू हो जाता था। तो हम लोग देखे बहुत थे, और मैंने उसी को रिवर्स किया अपने कैसेट में, और उन लोगों को पसंद आ गया। उसका नाम क्या था कैसेट? मालभेटाई मेला में। तो उस समय बहुत एज कम थी मेरी, उस समय 20 साल का हो गया था। नाम तब तक बदल लिया था आपका? खेसारी मेरा नाम उसी समय से था जब मैं 82 में। जो कहते हैं तो शत्रुघ्न मेरा पेपर का नाम है आज के डेट में। अच्छा, पेपर में आपका नाम? पेपर में मैं शत्रुघ्न, साइन शत्रुघ्न से ही करता हूँ अभी भी, क्योंकि सारी चीजें मेरी शत्रुघ्न पे ही है। तो और बचपन से ही नाम बचपन कैसारी से, है? क्योंकि मैं बोलता बहुत था, कुछ भी बोलता था, क्योंकि बच्चा था, मुझे पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, बोल दिया मतलब, आप लोग समझो, वो वाली चीजें थी। तो एक रमाशंकर यादव है जो कि जिनके यहाँ पहली बार मैं रहा था, तो पहली बार रहा था, तो उन्हीं के ठेकैता थे हमारे बैजनाथ चाचा, उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा था। मैं इतना बोलता था। खेसारी का मतलब क्या? ज्यादा खेसारी बोलने का वाला? मतलब, हाँ नहीं, खेसारी का मतलब ये होता है कि ये खेसारी अनाज है, खेसारी की दाल होती है, वो खाइएगा तो आपको पचेगा नहीं। और खेसारी ऐसा अनाज है कि आप कहीं भी उसको छीट दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो फरेगा। ऐसा नहीं कि उसको खाद की जरूरत है, उसको पानी की, कुछ चीज की उसको जरूरत नहीं है। वो कहीं फेंक दीजिए, वो अपना बराबर काम करके जाएगा। गेहूं में ये डालिए तब वो पैदा होता है, लेकिन वो पैदा हो जाएगा, उसको कहीं बोने की जरूरत नहीं है। ऐसे छीट दीजिए, वो अपने आप पैदावार हो जाएगा। वो तो मैं बोलता बहुत था, कुछ भी बोलता था, उसी में उन्होंने मेरा नाम खेसारी रखा। और आज देखिए, आज दुनिया के लिए खेसारी एक ब्रांड बन गया। बिल्कुल। और किसी का दिया हुआ, मैं जब भी उस चाचा को हमेशा की, पता नहीं उनके जुबान पे ऐसी क्या थी जिन्होंने ये मुझे नाम दिया। आज मेरे नाम से मैं खुद को नहीं जानता, सिर्फ साइन करता हूँ। तो वो चीजें थी, और रातों रात फिर मैंने मेहनत को डबल कर दिया। ये आपके बारे में मैं जिससे भी पूछता हूँ, वो एक चीज सबसे पहले क्या बोलता है? अगर पूछो खेसारी लाल यादव, बहुत मेहनती। हाँ, तो मेहनती वर्ड मुझे शायद, मैंने अगर 20 भोजपुरी के सितारों के या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के इंटरव्यू किए होंगे, आपके बारे में एक चीज जो सब कहते हैं ना, कि मेहनत खेसारी से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। हाँ, तो उसी में मैंने डबल मेहनत की, कि मैं रातों रात जगने लगा कि मुझे ये गाना, वो गाना, ऐसा गाना, वैसा गाना, क्योंकि उस समय सिर्फ सिंगर ही बनना था। तब तक मनोज भैया की कब की एंट्री हो चुकी थी, वो सिनेमा में आ चुके थे। फिर प्रोड्यूसरों का कॉल मेरे को आने लगा कि फिल्म करना है, तो मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं थी उस समय, बॉडी नहीं था, शक्ल नहीं थी, गायकी नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, सारा चीजें। बोला कि यार मैं हीरो बन सकता हूँ क्या? फिर मैंने पापा से बोला, तो बोले कि बेटा अच्छी चीज है, देखो अगर बन सकते हो तो। क्योंकि मैं सिर्फ गायक बनने आया था, मुझे पता नहीं था। तब तक आप ऑडियो कर रहे थे? तब तक उसमें ऑडियो वीडियो भी नहीं कर रहे? अब नहीं, वीडियो करना शुरू कर दिया था। तो करते करते उसी में डांस सीखा मैंने, उसी में सारी चीजें हुई। और जिंदगी में मैंने एक ही चीज की, मैंने खुद के खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं खुश होता हूँ अपने ऑडियंस को देखकर, मैं खुश होता हूँ अपनी फैमिली को देखकर,
मैं खुश होता हूँ अपने दोस्तों को देखकर, क्योंकि उनके चेहरे पे मुझे देखकर जब हंसी आती थी, मुझे लगता है कि मैंने इनके लिए कुछ बहुत कुछ दे दिया। पैसा देना ही मायने नहीं रखता है खुशी के लिए, और खुशी अपने लिए क्या करूं मैं? ना अच्छी नींद मुझे नसीब है, ना मेरे अपने खुद के पैसे मुझे नसीब है, ना मेरी खुद की गाड़ी मुझे नसीब है, ना मेरी खुद की घर मुझे नसीब है। मैं हर दिन तो प्रोड्यूसर का ही कपड़ा पहनता हूँ, मैं हर दिन तो प्रोड्यूसर के ही पैसे पे घूमता हूँ, हर दिन तो प्रोड्यूसर की ही गाड़ी पे घूमता हूँ। तो जिंदगी में अब मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो भी है मेरे ऑडियंस के लिए है, और मैं हर दिन उन्हीं के लिए काम करता हूँ। और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे आलोक भैया, मुझे एक दीप मोहम्मदाबादी है जो मोहम्मदाबाद के हैं, यूपी, वो मुझे देखे और वो मुझे मुंबई लेकर आए। तो अब तक आप कहाँ थे जो ये गाने वाने आप बना रहे थे? दिल्ली मैं से दिल्ली में ही था। दिल्ली से बना। तो 2010 तक मैं दिल्ली में था, 2010 तक। उसके बाद पापा का लिट्टी बेचना छोड़वा दिया मैं, पैसे आने लगे, पैसे आने लगे तो मैं बोला पापा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कितना मेहनत करिएगा। तो पापा ने लिट्टी बेचना छोड़ दिया, और एक झोपड़ी थी अभी तक, उसी में रहते थे। फिर मैंने जमीन ली नोएडा में, फिर वहाँ पे घर बनाया, तो पापा वहाँ भी नहीं रहे। फिर पापा बोले कि मेरे लिए बॉर्डर हो, बॉर्डर तो वहाँ भी ले लिया, वहाँ भी पापा नहीं रहे। फिर पापा को यहाँ लेके आया, तो यहाँ की भी परिवेश जो है, जबकि यहाँ पे मैंने बंगलो पापा के लिए लिया था कि दरवाजे के सामने जमीन चाहिए उनको, अपना छत चाहिए, गांव के हिसाब से मैंने लिया घर। लेकिन पापा का यहाँ भी मन नहीं लगा, क्योंकि उनको 2-4-10 आदमी बात करने वाला चाहिए, और यहाँ सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, यहाँ कोई उनसे बात करने वाला है नहीं। तो पापा बोले बेटा गाँव भेज दें। तो फिर मम्मी पापा कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी ऐसे करते सिलसिला ये चलता रहा। उसके बाद में जब यहाँ आया तो फाइनली मैं मनोज भैया के बंगलों में रहा। मनोज तिवारी, हाँ, मेरे विकास भैया हैं, विकासी मेरे पर, उनके मैनेजर हुआ करते हैं, और उन्होंने मुझे 1 महीने तक छुपा के रखा उस बंगलों में, ताकि मनोज भैया को पता ना चले। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, उनका था कि कहीं उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, क्या नहीं, कि मेरे बिना जाने लोगों को रखता है, ये है। अच्छा, उस वजह से उनको डर था कि कहीं वो भी तो एम्प्लॉय ही थे ना, ऐसा थोड़ी था कि वो घर का मालिक थे। नहीं समझ गया, वो भी तो उसमें रहते ही थे, और वही मुझे बाइक से डेली सुबह ले जाते थे और मुझे फाइट सिखाते थे। फिर मैं डांस सीखने लगा, फाइट सीखा, मैं हर चीज पे काम करने लगा। फिर दीप मोहम्मदाबादी जी ने मुझे आलोक सिंह से मिलवाया, और आलोक भी है मेरे गॉडफादर बने, और उन्होंने मेरे पे 60 से 70 लाख रुपए खर्चा किया, और एक साजन चले ससुराल सिनेमा बनाया, जो आपकी सिल्वर जुबली पहली थी, सबसे बड़ी हिट रही कि मुझे 1 2 3 पता नहीं था। डांस मास्टर 1 2 3 बोल रहा है और मैं खड़ा हूँ। बोला सर क्योंकि नाचो, तो बोली सर नाचो बोलिए ना, 1 2 3 4 नहीं समझ में आता है। और वो बड़े बड़े कैमरे जब मैंने देखा तो मेरी हालत खराब हो गई कि ऐसे कैमरे होते हैं क्या। उसके बाद धीरे धीरे सीखता चला गया। फिर मैंने जानते रहे नाम रामाकांत प्रसाद जी का की, और वो भी सिल्वर जुबली रहा, वो भी 50 डे मैंने हर हॉल में। फिर मैंने दिल्ली लोढ़निया वाली की, वो भी 50 डे रहा। फिर मैंने एक और सिनेमा की लहू के 2 रंग, वो भी 50 डे। मैंने नागिन की, वो भी 50 डे। लगातार 5 फिल्में मेरे सिल्वर जुबली रही, 50 डे। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। ठीक है कब बनाया? ठीक है तो मुझे लगता है 2 साल पहले का है। मतलब वो उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि वो एक ऐसा है जो कि मुझे लगता है वो भोजपुरी से निकल के सब जगह मशहूर हुआ। उसके बहुत मीम बने, मतलब जो शायद खेसारी लाल यादव को नहीं जानता था वो ठीक ऐसे जान गया। तो ठीक है, एक सब्जेक्ट था, एक लड़की मैं अपने घर से छोड़ के भागी थी, और वो लाइव आकर कुछ बोली थी कि हम नमक रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, तो क्लिक किया। और मेरा छोटे भाई की तरह आजाद मेरे साथी, जब मैं मुंबई आया तो मेरे साथी रहता है, अभी तो अपना लेके रह रहा है। उसने बोला कि भैया इसमें हम लोग गाना करते हैं। और हम थे उस समय, श्याम देहाती एक राइटर थे जो कोरोना काल में बेचारे नहीं रहे, उनका योगदान था, मैं था, और हमारे कवि जी जो दिनेश भैया के बड़े भाई हैं, वो राइटर हैं बेसिकली, और वो मेरे पिता भी हैं, वो गुरु भी हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ उनसे एक रिश्ता है मेरा ऐसे। तो उन्होंने सब लोग मिल के हम लोग इस गाने को लिखे, और उसके बाद इसको रिकॉर्ड किया गया, और रातों रात पता नहीं इतना बड़ा हिट हो गया कि हर आदमी के जुबान पे वो ठीक है। सोचा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? देखिए हम लोग हर चीज को हिट ही समझ के गाते हैं, बट किसी किसी चीज का एक लक होता है जो चीजें चल जाती है। आप भी न्यूज तो हमेशा करते हैं, लेकिन कोई न्यूज इतना बड़ा हो जाता है कि आपको भी अंदाजा नहीं होता है। तो वही सारी चीजें हैं, और हम लोगों ने इतना बड़ा नहीं सोचा था जितना बड़ा हो गया, और ऐसा हुआ कि आप सोच नहीं सकते। वो मुझे लगता है इंटरनेशनल हो गया, हर जगह ठीक है। आज भी मैं लंदन जाता हूँ तो लोग
जो इंडिया के, हाँ, हाँ, अंग्रेज तो नहीं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो ठीक है बोलते हैं हमें कि आप वही हो ना, हाँ, ठीक है, हम कहेंगे हाँ सर मैं वही हूँ। तो चाहे वो किसी भी राज्य के हो, लेकिन एक बार वो ठीक है सुने हैं तो अच्छा लगता है कि अचीवमेंट आदमी जो भी किया, कोशिश किया। और तकलीफें तो बहुत हुई, तकलीफ तो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे जीवन में कि मैं 3-3 दिन 4-4 दिन खाना तक नहीं खाया हूँ। और गुड्डू रंगीला जी भी एक हमारे यहाँ गायक हैं, भोजपुरी के, मशहूर है, उनके यहाँ में 6 महीने नौकर रहे थे। हाँ, सिर्फ इस लालच में कि बड़े स्टार हैं, कुछ मेरा हो जाए। दिखता था ना तो लगता था यार कितने बड़े ये चीजें। मैंने कोरस गाया है उनके कैसेट में, मैंने कोरस गाया है। एक कैसेट था जवानी जिलेबी बनाई दी और तो मैंने उसमें कोरस गाया था। उस समय एक विनय भैया ने उनके लिए कैसेट लिखा था, तो हम और आनंद मोहन पांडे जी उसमें काम किए थे। बहुत सारे काम उनके कोरस वोरस किया था मैंने। तो वो प्रवेश जो था ना, मुझे लगता था कि वो सुनहरा मौका था जो मुझे कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को दिया। कभी ऐसा लगा कि मतलब टूट गए? जाहिर है परेशानियां इतनी सारी आई, इंसान है, कहीं ना कहीं एक मौका कभी ऐसा आया जब आपको लगा यार मतलब कुछ नहीं हो रहा है, या मतलब मैं कोई ऐसा हादसा हुआ हो, कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके जहन में मतलब रह गया हो कि यार ये बहुत हो गया, मतलब मैं मेहनत इतना किया ना कि मुझे कभी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ। एक होता है ना कि आदमी तकलीफ को, जैसे मुझे चोट लगती थी ना तो मैं उस चोट को कभी याद नहीं किया। मैं किस काम के लिए जा रहा था वो मुझे याद रहता था, लेकिन मुझे वो कभी चोट याद नहीं थी। मुझे कभी दर्द हुआ ना तो वो दर्द कभी याद ही नहीं रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वो दर्द रहता ही नहीं था। वो मेरे दिमाग में वो काम रहता था कि मैं उसके लिए जा रहा हूँ, उसको कितना जल्दी करना है, ये मेरे जहन में हमेशा। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि तकलीफ और दर्द किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। उस दर्द को भूलकर उस टारगेट को याद कर लो तो मुझे लगता है वो दर्द बहुत छोटा है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख है। हाँ, तो मुझे लगता है आपसे ये चीज, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी आपकी रही, मुझे लगता है बहुत लोगों को तकलीफ शायद होती है लेकिन टूट जाती है। हाँ, मैं इसीलिए मैंने उसका भी दर्द को याद नहीं किया। हाँ, मैंने अपने जीवन को हमेशा याद रखा। अपने जीवन में मैं क्या किया नहीं किया, मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा था, मेरी औकात क्या थी, मेरी क्षमता क्या थी, क्योंकि मैं जीरो था, एकदम जीरो। अब कहा जाए ना तो ना मेरे पास गायकी थी, ना मेरे पास शकल था, ना पैसे थे, और ना ही कोई अप्रोच था, और ना ही शिक्षा। मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम, मुझे पता ही नहीं है। आज भी बटा पढ़ के जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि गरीबी इतनी थी कि मैं पढ़ूं कि चढ़ूं। ये था कि मैं पढ़ूं, आखिर पढ़ना, पैसे भी तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, और वो चीजें थी नहीं तो पढ़ाई कहां से होगी। बेहतर किताब, बेहतर ट्यूशन, बेहतर चीजें के लिए आपको पैसे तो लगेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सरकारी में, कहीं भी पढ़िएगा तो बढ़िया स्कूल में जाने के लिए पैसे तो लगेंगे आपको। तो मैं कभी पढ़ने पे ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो गरीबी थी। शायद मेरे पास, पापा के पास भी अगर कुछ होते तो उनको एक बच्चा को तो पढ़ाना नहीं था, 7-7 बच्चों को पढ़ाना था, और एक आदमी कमाने वाला था। तो उसमें मैं पापा को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उनको तो सारे बच्चों को भविष्य तय करना है ना। लेकिन सारे भाई हमारे जितने पढ़े, कोई 5 पढ़ा, कोई 7 पढ़ा, कोई 2 ही लोग हमारे घर में मैट्रिक किए 5-7 भाइयों में, बाकी कोई 5, कोई 3, कोई 4, कोई 2, इसी टाइप से सबके सब हम मैट्रिक किए, वो भी सेकंड डिवीजन। 320 पे थर्ड था, 319 पे थर्ड था, और मैं 320 ही लाया था। वो भी कैसे लाया मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग भी, मैंने सच पूछिए तो एकदम जीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था। और आज हर वो चीज है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा काम पढ़े लिखे लोग करते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी है कि कोई चढ़ने वाला नहीं, रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन इतना है कि कोई रहने वाला नहीं। और हर वो चीज सिर्फ जनता और लोगों के प्यार से मिला है। और मैं इसीलिए बहुत नॉर्मल तरीके से रहता हूँ। स्टार्टअप मेरे न दिमाग में और ना ही मेरी बॉडी में। मुझे मतलब आप बहुत इमोशनल इंसान लग रहे हैं, मतलब जो एक आदमी जो है ना, जो अभी भी मतलब उसके दिल में वो सब चीजें बिल्कुल ताजा है। हाँ, बिल्कुल ताजा है। आप मेरे हर जीवन के, अच्छा लोग कहते हैं कि आप बोलते हो कि आप किसी के घर पे नौकर थे, क्यों बताते हो, अब मत बताओ। मैं बोला कि भाई ये आपके जीवन में भी कभी आ सकता है कि एक नौकर भी हीरो बन सकता है भाई। तो जब मैं नहीं बताऊंगा तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी। कहते हैं ना, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया।
वही मैं कह रहा हूँ। क्यों, मतलब ये कहानियां तो आपको इंस्पायर करती हैं। तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो गाय चराने वाला इंसान हीरो नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। तो वही चीजें हैं। तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि मैंने चाय बेचा है, कि आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप चाय बेचकर भी दुनिया को नेतृत्व कर सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देश चला सकते हो। हम्म, तो वही सारी चीजें हैं। मैं इसलिए दुनिया को बताता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, आप करते जाइए। दर्द का एहसास जब आपको हो जाएगा ना, तो फिर सिर्फ समझ लीजिए कि आपको अपना टारगेट पूरा नहीं करना है। उस दर्द को भूलिए, पहले उस जख्म को भूलिए, क्योंकि हर दिन तो आपको जख्म मिलने वाला है। क्योंकि आप रास्ते अगर चलोगे तो ये जख्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहीं चोट लगेगी, कहीं गिरोगे, कोई कहीं मार देगा, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। रास्ते आदमी चलता है तो एक गाड़ी तो चलती नहीं, कई सारी गाड़ियां चलती हैं। बचना आपको ही है। अगर कहीं खरोच भी लग गया तो ठीक है ना, लग गया कल ठीक हो जाएगा यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस खरोच की वजह से आप पूरे हाईवे को जाम कर दो, आप अपने जीवन को ही रोक दो। नहीं, मत रोको, आप चलते रहो, वो ठीक होने वाला है। आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करिए बेहतर करने की, और पीछे क्या चल रहा है इस पे फोकस रखना है, बट अपना ऊर्जा नहीं लगाना है। अगर वो गलत है तो उस पर ऊर्जा मत लगाइए। अच्छी चीजें आपका वेट कर रही है, उसके तरफ अपना मुंह मोड़िए और अपने आप को बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के लिए पूरी दुनिया है। आप अच्छा बेहतर करोगे तो हर आदमी आपसे सीखना चाहेगा। आप अगर बेहतर नहीं करोगे तो हर आदमी आपको निग्लेक्ट करेगा। राम के साथ रावण का भी नाम हुआ है, लेकिन किस वे में लिया जाता है ये भी मायने रखता है। ये भी मायने रखता है। अच्छा, कामयाबी अपनी कीमत वसूलती, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? मतलब फालतू के विवाद जहाँ पे, क्योंकि मुझे मतलब जब कभी देखो तो कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं दिखता है उसमें कि आपकी बेटी को लेकर हुआ, बहुत परेशान। जाहिर है एक पिता बेटी को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है वो हर कोई समझ सकता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट देखिए जीवन किया जाता है? देखिए जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं ना, मैं क्या बोला, जब हम अपने घर में रहते हैं तो सिर्फ हमें 5 लोग समझाने वाले होते हैं, 5 लोग डांटने वाले होते हैं। लेकिन जब हम गांव में निकलते हैं ना तो पूरा गांव डांटना शुरू करता है और पूरा गांव समझाना शुरू करता है। लेकिन जब जिला निकलते हैं तो पूरा जिला हमें समझाने की कोशिश करता है, हमें बताने की कोशिश करता है। तो जब आपकी चीजें बड़ी होगी ना तो उसमें हर आदमी आपको समझाने वाला नहीं है। और किसी भी चीज को अगर गलत साबित कर दिया जाए तो मैं राम को भी गलत साबित कर सकता हूँ। हमें अगर गलत साबित, हमें अगर राम को नहीं समझना है तो हमारे लिए वो गलत हो जाएंगे। सही बात। लेकिन अगर हम राम को समझ सकते हैं, हम ग्रंथ जानते हैं, तो मुझे लगता है कि राम हमारे लिए हमारे हीरो हैं। अगर हम अपने पिता को समझ ले तो हमारे लिए हमारा पिता हीरो है। नहीं तो लोग अपने अपने माँ बाप को क्या वृद्धाश्रम नहीं भेज रहे हैं? भेज रहे हैं ना। इसका मतलब वो समझना नहीं चाहते उस माँ बाप को, उस बहन को, उस भाई को। सीखने के लिए आपका परिवार बहुत सक्रिय है। आप अगर अपने परिवार के हर व्यक्ति को अगर जान गए तो मुझे लगता है आप देश को जान जाएंगे, क्योंकि इंसान तो इंसान ही होता है। तो आप 5 को जान गए तो शायद 5 करोड़ को भी जान जाओ। तो आप जानने की कोशिश करिए, हर आदमी गलत नहीं है। ठीक है, मैं वहां एक स्टार नहीं था जब मेरी बेटी के ऊपर बात आई, तो मैं वहां एक स्टार नहीं था, मैं वहां एक पिता हूँ। और मुझे लगता है कि हर आदमी आज नहीं तो कल अपने बेटी का या बेटे का पिता बनेगा या पोती का दादा तो बनेगा। आपके जीवन में अगर आप जिंदा हैं तो आपको ये तकलीफ आएगी। शायद मैं मर गया होता तो उसको अवॉइड कर देता। लोग बोलते हैं आपको अवॉइड कर देना चाहिए। एक पिता होकर अगर मैं चुप हो जाता तो शायद ये गलत हो जाता। नहीं, वो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए था, बट लेकिन मुझे लगता है आपके अंदर जो आपको एक्सपीरियंस लाइफ में रहा, आपके अंदर इतनी समझ आ गई चीजों की, आप इतना मतलब चीजों को अच्छे से समझा पाते हैं। तो लेकिन उस चीज में जाहिर है आप चुप नहीं रह सकते थे जब बेटी का मामला। लेकिन जब वैसा कुछ होता है तो आपको नहीं लगता आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए? आप इतने बड़े हैं कि मतलब रिएक्ट करने के बाद जानते हैं क्या है, मुझे लगा जे 2-3 दिन फोन की मैंने, कृति ने फोन नहीं उठाया, मुझे लगा जो उसको दुख तो हुआ। मैं सिर्फ इतना ही समझाने के लिए कि तुम्हारा पिता इतना बड़ा हो गया है ना कि हर आदमी जब मुझसे नहीं टकराएगा तो मुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा। बेटा आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपको ये सब जानना भी जरूरी है कि ये दुनिया आपके पिता को कहाँ देखना चाहती है। अगर मुझे 10 लोग गाली देने वाले हैं तो मुझे लगता है 10 करोड़ प्यार करने वाले भी हैं। तो आप उस 10 करोड़ की बातें करो और 10 करोड़ को समझो, शायद जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं भी टूट गया था थोड़ा देर के लिए एक पिता होने के नाते, और अब मुझे लगता है कि अब करियर में कभी रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कानून का मतलब क्या होता है। और कानून गलत लोगों को साथ तो देगा नहीं, तो हम कानून का सहारा लेंगे और हमने लिया भी। और अब हर वक्त कानून का ही सहारा लूंगा, अब बोलूंगा नहीं। कानून है, देश है,
देश में लोग भी हैं जो, अगर देश में लोग नहीं होते तो शायद ये चीजें नहीं चलती। हर सिस्टम है ना, तो सिस्टम से जाएगा आदमी और सिस्टम से दुनिया को बताएगा कि भाई तू गलत था और तुम्हारे लिए ये सजा है, हम नहीं देंगे। देने वाले लोग हैं, जो गलत करेगा उसके लिए सजा बनी हुई है, तो अब उसी हिसाब से काम करेगा। अच्छा, आपको हिट मशीन कहा जाता है, तो कम से कम मुझे लगता है दिन में यूट्यूब पे 2-4 लाख कमेंट्स अलग अलग जगह पे आते होंगे। 2-4 लाख शायद कम बोल दिए मैंने, और ज्यादा आते होंगे। हिट मशीन खेसारी, KLY, मतलब पहले तो मैं जो देखता था KLY का मतलब, फिर मैंने अच्छा आपके नाम की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। हाँ। और अभी 2 गाने ऐसे हैं आपके जो टॉप 10 में हैं और कोई हिंदी गाना वहां पर नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी हिट मशीन का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ मशीन एक होती थी जो हर आदमी के खेत में पानी पहुंचाती थी, और मैं मशीन इसलिए कहा जाता हूँ कि मैं हर दिन एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई सॉन्ग के साथ लोगों का प्यार पाता हूँ और हर आदमी के दिल में अपना एक संगीत का लहर देता हूँ और उनको भिगो देता हूँ। तो मशीन इसलिए दुनिया कहती है, ट्रेंडिंग स्टार इसलिए करती है कि हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करता है आदमी कि अपने भोजपुरी भाषा को सबसे टॉप पे रखा जाए। और मेरी कोशिश हमेशा खुद को नहीं रहती है कि मैं खुद को बड़ा करूं, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने बनाया है खुद को बड़ा करने के लिए नहीं बनाया है। मुझे बनाया है कि आपने एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारियों को मैं कितना बढ़िया से निभा रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है। इसीलिए वो 2 गाने जो मेरे कोको कोला थे जो 5 नंबर पे था, और नथुनिया जो सारेगामा हम भोजपुरी से था वो 10 नंबर पे था। और हिंदी के कोई सॉन्ग नहीं थे, साउथ की मूवी के गाने थे कुछ, और कुछ अंग्रेजी थे क्या थे पता नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों की मोहब्बत ही है। और मैं सारे वो राइटरों को भी दिल से धन्यवाद, म्यूजिक डायरेक्टर को भी, जिन एक्टरों ने उसमें काम किया सबको दिल से धन्यवाद। उस कंपनी मालिक से लेकर मैंने उस टीम से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू, और भोजपुरी समाज को थैंक यू जो कि अपने भोजपुरी भाषा को ऐसे स्तर पे लेकर खड़ा कर दिए जो आदमी सोच नहीं सकता है। तो ये उनका प्यार और मोहब्बत है कि जो अपने भाषा के लिए इतना ऊर्जा लगाते हैं, और उनको भी पता है कि भोजपुरी में एक ऐसा बेटा है जिसको हम थोड़ा सा पुश कर देंगे तो हमारे भाषा को और ऊपर तक लेके जा सकता है। और वो कोशिश उनकी हमेशा रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको क्या बेहतर दे दूं ताकि अपने भोजपुरी भाषा को और ऊपर लेकर जाए। अच्छा, खेसारी का जीवन भोजपुरी के लिए समर्पित है? कभी और हिंदी में, बॉलीवुड में, किसी और भाषा में कभी देखेंगे हम आप? अच्छा, ये बताइए, अगर ऐसा ही साउथ सोचता तो क्या अपने लैंग्वेज को बड़ा कर पाता? नहीं कर पाता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए मैं हिंदी नहीं सोचता। साउथ की 8 करोड़ की आबादी वाले लोग आज 2000 करोड़ कमा रहे हैं, तो ऐसा समय जरूर आएगा भैया कि हमारा भोजपुरी भी 2000 करोड़ कमाए। बिल्कुल कमाए, लेकिन वो उसको जब तक आप पैन इंडिया नहीं करेंगे कैसे हो? मैं वही चीजें कह रहा हूँ। तो आज नहीं तो कल वो अवसर आएगा, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बेहतर सिनेमा अगर हम भोजपुरी में ही दें तो हम 2000 करोड़ नहीं कमाएंगे, 200 करोड़ नहीं कमाएंगे। अगर हम 50 करोड़ भी अपने भाषा से कमा लिए और अपने भाषा को बड़ा कर दिए, 50 करोड़ के लायक बना दिए, तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। तो मुझे हिंदी में करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी की तरह अपनी भोजपुरी को ही क्यों ना बनाया जाए, और वही मेरी संघर्ष मूवी है। और बहुत सारी मूवी, संघर्ष 2, और हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर ऐसी मूवी लोगों तक पहुँचेगी और लोग अगर इसको भर भर के प्यार दिए तो हमारा भी भोजपुरी साउथ से कम नहीं और हिंदी से कम नहीं। क्योंकि जहाँ इतने इमोशन है, जहाँ इतने रिश्ते हैं, जहाँ इतने प्यार हैं, जहाँ इतने त्योहार हैं, उस जगह को कोई कैसे ही ला सकता है? जहाँ भगवान राम आए हैं, जहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, जहाँ हनुमान ने पैदा लिया, जहाँ पे सवरी ने जूठा मैंने तो हमारा तो पूरा बिहार यूपी ग्रंथों से भरा हुआ है। तो जहाँ राम भी आना चाहते हैं, क्या वहाँ की धरती को दुनिया नहीं प्यार करेगी? बिल्कुल करेगी। और आज नहीं तो कल वो धरती भगवान राम से भी पूजा जाता है, और मुझे लगता है कि सिनेमा के माध्यम से भी हम अपने भाषा को हर आदमी को पुजवाएंगे। कोशिश है, बशर्ते अब जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक पब्लिक हॉल तक नहीं जाएगी, जब तक आज यूपी में सिनेमा को बहुत प्राथमिकता दिया जा रहा है, शूटिंग में भी बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन सहयोग मिलने से नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि सामान तो आप बनाने का मुझे परमिशन दे रहे हो, लेकिन बेचने के लिए दुकान नहीं दे रहे। बेचने के लिए दुकान नहीं दे। तो जब आप बेचने के लिए दुकान ही नहीं रखिएगा तो हम सामान बनाकर करेंगे क्या? तो मैं दोनों सरकार, यूपी बिहार के दोनों सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितने शिद्दत से आप हमें सब्सिडी दे रहे हो, उतने शिद्दत से हॉल और थिएटर का भी ख्याल रखा जाए, ताकि लोग बेहतर से बेहतर चीजें अपने, अब सामान खरीदने के लिए दुकान तो चाहिए ना, हम बेचेंगे कहाँ उसको? तो हमारा कहना है कि मैंने रवि भैया से भी बात किया था इस मैटर पे, मैं बोला कि आप इस चीज को पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए
मैंने परसों अपने जितेंद्र बड़े भाई हैं, वो मेरे जो आज कला संस्कृति मंत्री हैं हमारे बिहार के, मैंने उनसे भी ये बोला कि भैया सब्सिडी यहाँ भी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थिएटर का भी ख्याल रखा जाए, ताकि हम बना तो रहे हैं पर बेचने का जो सुविधा है वो बहुत लोचर है थोड़ा सा, तो उस पर भी आप लोग फोकस करिए, ताकि हमारे यहाँ 400, 500, 1000, 2000 हॉल होंगे तो शायद हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुला पाएंगे। हॉल ही नहीं है, थिएटर का व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो लोग नहीं आ पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर माल बनवा रहे हैं तो बेचवाने का भी मॉल हमें दिया जाए। एक और सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री की जो इमेज को लेकर होता है हर बार, अश्लीलता हर जगह होती है, ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में बनती हैं, सोशल मीडिया पे तमाम तरह के ऐसे लोग होंगे जिनका भोजपुरी से लेना देना नहीं है, वो बहुत अश्लील वीडियोस भी डालते हैं सब, पर भोजपुरी को इतना बदनाम क्यों किया? देखिए एक बात बताएं आपसे, भोजपुरी बदनाम आज भी नहीं है और कल भी नहीं था। भोजपुरी एक बहुत प्यारी मीठी भाषा है। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों मैं ने बताता हूं एक आपको, इमेज बना ली है कि भोजपुरी में अश्लीलता होती है। नहीं तो मैं बताता हूं आपको, जब से YouTube आया है ना तभी से भोजपुरी अश्लील है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत टैग देके अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए किसी को कुछ बोलना है ताकि उस पर कंट्रोवर्सी हो और हमारा 2 पैसे हमारा घर का खर्चा चले, तो वो अपने आप को बड़ा करने के लिए किसी को छोटा बना देते हैं। और इनको पता नहीं है कि वो खेसारी को नहीं बोल रहे हैं, वो अपने भाषा को बोल रहे हैं। अगर उनके समझ अगर हो जाए तो शायद ये चीजें गलत नहीं होगी। तो हम अपना घर चलाने के लिए पूरे भोजपुरी को गंदा कर जाते हैं। अगर आप गलत चीज को प्रमोट करोगे तो दुनिया उसी पे फोकस करेगी। आप अच्छी चीज को प्रमोट करोगे, अच्छी चीज के बारे में जब बोलोगे तो आज नहीं तो कल लोगों को सुनने की आदत वही चीज हो जाएगी। लेकिन हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब हम अच्छी चीज गाते हैं तो कोई उस पर न्यूज नहीं बनता है, लेकिन वही अगर कोई शब्द इधर उधर हो जाता है तो उस पर हजारों कमेंट बन जाएंगे। तो हर चीज पे खबर बनती है। हमें वही कह रहा हूँ, भी गा दे, मतलब आप एक फोटो डाल एक मेरा इंसान खिलौना हो गया, मैंने कोरोना काल में गया था, एक न्यूज नहीं बना, कुछ ही लोग बनाए, एक दुक्का लोग बनाए, जबकि वो 20 दिन तक मेन पेज पे ट्रेंडिंग में रहा। वो 20 दिन तक लगातार ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन उस पर कोई न्यूज नहीं बना, बहुत कम न्यूज बने। लेकिन वही कोई अगर तड़क भड़क गाना हम गा देते हैं, कई बार जानकारी भी अच्छा ये बताइए सर, उस गाने की जानकारी आपको नहीं है, लेकिन वही मैं दूसरा गाना गाता हूं तो उसकी जानकारी कैसे आपको होती है? वो ढूंढना नहीं चाहते हैं। देखिए पढ़े लिखे अगर आप हैं तो आपका जो सवाल होगा ना भैया, वो सवाल भी आपका बहुत कायदे का होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे है ही नहीं, वो सवाल क्या करेंगे? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि सवाल किया कैसे जाता है। और वो लोग अपना माइक लेकर शुरू हो गए हैं कि नहीं ये आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। सपोज दैट किसी की बेटी अगर गांव की भाग जाती है तो क्या हम प्रचार करेंगे? बिल्कुल। अगर वो गलत हुआ है तो हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो किसी एक की बेटी नहीं है, वो पूरे गांव की बेटी है, वो पूरे जिला की बेटी है, पूरे बिहार की बेटी है। और हम ढिढोरा पीटने लगे अपने चैनल पे, हम अपने फेसबुक पे, हम अपने माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि फलानवा की बेटी भाग गई। तो दुनिया को इंटरेस्ट तो होगा ना, तो कल चल के पूरी दुनिया तो बोलेगी नहीं कि बिहार की एक लड़की भाग गई है पाकिस्तान, यही ना बोलेगी यूपी की लड़की एक भाग गई है पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब कि आप अपनी गलत चीजों को जब तक दबाओगे नहीं तब तक के समाज, क्योंकि वो सोशल साइड है और सोशल साइड पे आज हर आदमी सक्रिय है, तो दुनिया तो वही देखेगी ना। और आज एक आदमी बोला, 2 आदमी बोला, अब पता चला जो 50 आदमी यही बोल रहा है कि भोजपुरी गंदा हो गया, भोजपुरी गंदा हो गया, तो कल चल के 5000 करोड़ तो दुनिया मान ही लेगी कि भोजपुरी गंदा है। कि ये फैला ज्यादा दिया गया है। यस, है नहीं उतना, है नहीं उतना। नहीं तो आज देखिए ना लोगों जो आपने कहा, अच्छा बिकनी पे हमारा तो कोई आज तक कोई, मुझे नहीं लगता कि बिकनी पे कोई अपना गाना किया होगा। भोजपुरी में बिकनी पे कोई गाना होता ही नहीं है, कोई पहना ही नहीं सकता, और हिंदी में पहनाए जाते हैं। तो वहां चीज लोग इंटरटेन के हिसाब से लेते हैं। इंटरटेन का कोई जात नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इंटरटेन तो जो कान को सुकून देता है, आज सुकून ने दिया ना कि पुष्पा के सारे गाने आज टॉप 10 में रहे। बिल्कुल, वो तो सुकून ही था, जबकि हमें समझ में वो अंटवान हुआ, हमको समझ में नहीं आया सर, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन वो टॉप 10 में रहा, क्योंकि वहां लोग उसको मनोरंजन के हिसाब से लिए। अगर वैसा ही हम लेते, अरे यार ये कौन सा गाना बना दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक इतना गंदा गाना भी, भोजपुरी को गलत कर दिया, ये कर दिया, तो फिर क्या होता? वो तो गलत हो जाता। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर किसी भी चीज को अगर आप सही करना चाहें तो वो सही हो सकता है, लेकिन आप जब सही करने जाएंगे ना तो दुनिया आपको नहीं सुनेगी। आप जब संदेश देने जाएंगे ना सर तो दुनिया बोलेगी कि पागल हो गया ये। इसीलिए दुनिया संदेश देना नहीं चाहती है, अच्छी चीजों पे बात नहीं किया जा रहा है,
वहां गलत चीजों को प्रमोट करके और अपनी चीजों को, भोजपुरी के लोग ही बदनाम। हाँ वही चीज है जो समाज के, देखिए ज्ञानी वो होता है जो ज्ञान की बातें करता है, ज्ञानी वो नहीं होता है जो बुराई की बातें करता है। हम जब भगवान की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान के बारे में जब बताएंगे तो लोग भगवान के बारे में ही जानेंगे, लेकिन जब हम रावण की चर्चा करेंगे तो लोग रावण की ही बातें करेंगे। तो चर्चा आप जहां करेंगे वहीं आपका वो खर्चा होगा, और चर्चा जिस चीज का नहीं होगा उसका खर्चा कहां से होगा। तो वही प्रॉब्लम है कि अगर अच्छाई पे बात करिएगा तो दुनिया अच्छाई सुनेगी, बस उस बातों में वेट होना चाहिए कि आप उस शब्द को कह कैसे रहे हो। राम को हम रामुआ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन राम को जब हम राम बोलेंगे तो दुनिया कहेगी कि नहीं हमें ऐसे ही बोलना चाहिए। तो वो आप जो समाज को दे रहे हो ना, वो बहुत मायने रखता है कि आप किस लहजे में चीजों को दे रहे हो और वो किस तरह असरदार हो सकती है, तो बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक आपने बहुत बड़ी चीज, मैंने एक इंटरव्यू में एक चीज की कि अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। हाँ, मतलब अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता भी है, हाँ, ऐसा होता है अक्सर, बहुत लोग बोलते हैं, पीछे आपके झगड़े भी रहे बहुत हाँ, सारे, हाँ, मन में नहीं जाएंगे। तो अब अगर कुछ भी होता है, मान लीजिए कोई टारगेट करता है खेसारी को कि खेसारी ये खेसारी वो, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? अब रिएक्शन नहीं आएगा, अब रिएक्शन मैं नहीं दूंगा। वो पहले मुझे समझ में आया कि शायद मैं उनको बोल सकूंगा और समाज उनको समझ पाएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, शायद मेरे दर्द को कोई समझ ले, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कुछ लोग मेरे दर्द को समझ पाएंगे। तो मुझे लगा जी अब मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए कानून है ना, अगर वो गलत बोलता है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी है। भाई मुझे थोड़ी करना है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए लोग हैं, वो अपना देखेंगे, वो अपना करेंगे। अब तो मुझे काम ही करना है और मैं काम ही करना चाहता हूँ भैया। मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मुझे काम करने दो, मुझे अपना बेटा समझो, मैं दुश्मन नहीं, मैं भोजपुरी के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं अपने खुद के लिए रहा ही नहीं, ना मैं अपने परिवार का रहा और ना ही मैं अपने समाज का रहा, मैं तो हर समाज हर वर्ग का एक कलाकार बन गया हूँ। और कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, ना ही कोई मजहब है। तो मैं एक कला की तरह एक संगीत का एक पुजारी हूँ जो कोशिश करता हूँ कि लोगों को मनोरंजन कराऊं और लोगों के मनोरंजन में हर वक्त रहूं मैं, चाहे वो जिस भाषा के लोग हैं। तो मेरी कोशिश है, तो उसको प्यार दो ना, मुझे बड़ा करने की कोशिश करो। सबके सब टांग खींचोगे तो जो करना चाहता है जब वो ही नहीं कर पाएगा तो जो करने आने वाले हैं वो कब तक कोशिश करके जाएंगे। आज मेरा ओहदा लोगों के और जनता के बदौलत आज इतना बड़ा है कि अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट और मिली तो शायद मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, लेकिन मेरे तक पहुंचने में भी अभी बहुत लोगों को टाइम लगेगा। नहीं तो पता चला जी आप उसको यहां तक पहुंचाने में 20 साल बर्बाद कर दिया आपने। तो जो वहां तक पहुंचा है तो कोशिश ये करो कि थोड़ा सा अगर हम पुश कर देंगे तो यह लड़का और आगे जाएगा और अपनी भाषा को और बड़ा करने की कोशिश करेगा। मैंने सवाल आपसे पता क्यों किया, आपका इंटरव्यू लिया और आपकी बातें सुनी, शायद इंटरव्यू हमने जितनी देर लिया उससे ज्यादा देर हमने बातें भी की। हाँ, तो मुझे लगा यार ये आदमी ना अपनी उम्र से बहुत ज्यादा मैच्योर है। अरे नहीं यार, लोगों ने सिखाया मुझे। हाँ, मैं ज्ञानी हूं नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि अगर इतना मैच्योर है तो फालतू में रिएक्ट क्यों करता है, इसलिए मैंने ये चीज आपसे नहीं रिएक्ट करने का, क्योंकि मैं वहां मैच्योर। देखिए एक बात बताऊं आपसे, जब तकलीफ होती है ना और जहां बच्चों की बातें आती है सर, वहां सब मैच्योरिटी खत्म हो जाती है। नहीं मैं बच्चों की वो एक इमोशन जो होता है ना अपने परिवार के बदौलत, एक बेटी के प्रति, हम कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब हमारी बेटियां चाहे हमारे बच्चे जब गलत कर जाते हैं ना तो हम कितना भी समझदार हैं लेकिन आंखों में आंसू तो आ ही जाती है। नहीं मैं वो आपकी बात, मैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के आपस में झगड़े चलते रहते हैं, मैं बेसिकली उस पे कह रहा हूँ कि उस पे आपको रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। नहीं रिएक्ट मैंने किया नहीं, वो अचानक से हो गया। मैं एक पिता होने के नाते मैं हो गया, जबकि मुझे नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार गलत कर दिया मैं, क्योंकि मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, मुझे काम करने दो और मुझे प्यार दो। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मुझे मेरा कोई दुश्मन है, सब लोग मेरे अपने हैं, सब लोग मेरे साथ रहने वाले, सबके आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं ऐसा फल हूँ और ऐसा वृक्ष हूँ जिसमें सिर्फ मेरे माँ बाप का ही पानी नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी समाज ने मुझे साचा है और सब भोजपुरी समाज ने मुझे बचाकर बड़ा किया है। और आज कुछ लोग मिलकर उसी पेड़ को काटना चाहते हैं जो फल बहुत दे सकता है, दे रहा है और दे रहा है। मुझे लगता नहीं है कि कुछ लोग अगर ऐसा चाहेंगे तो होगा। आज उसके फल में इतनी मिठास है कि विदेश की भी धरती उसको अपना रही है। बिल्कुल। तो उस फल को और उस वृक्ष को इतना और बड़ा करो, ऐसे वृक्ष लगाने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम वृक्ष लगाओगे तो वो कब फल देगा और कब बड़ा होगा इसका गारंटी नहीं है। लेकिन जो हाँ कोशिश करो इधर लगाओ भी, ताकि अगर ये फल जिस दिन
किसी हवा में या झोंका में रहा तो हमारा एक फल तैयार है। तो सबको कोशिश करो, ऐसे फल लगाने की कोशिश करो, उस पेड़ को काटने की कोशिश मत करो। अगर वो पेड़ कट गया ना तो पता नहीं फिर ऐसा कोई पेड़ आएगा नहीं आएगा, वो किस लेवल पे उस फल को देगा, फल देगा तो कितना देगा। ये क्योंकि ये ऊर्जवान पेड़ है, ये फरना जानता है, वो हर साल फर रहा है, हर महीने फर रहा है, हर रोज फर रहा है। पता नहीं वो ऐसा सीजनल पेड़, कोई सीजनल आएगा तो 6 महीने बाद फरेगा, लेकिन ऐसा ही पेड़ है कि हर दिन फरता है। तो कोशिश करो कि इसको और पानी दो और ऊर्जा दो और हर हवा पानी से बचा के रखो, ताकि ऐसा ही दुनिया को फल देता रहे। अरे जिस तरह का आपका बचपन रहा, मतलब मुझे लगता है आपको तो कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। आपकी शादी भी माँ बाप ने जो है करा दी। कभी प्यार व्यार हुआ जीवन में शादी से पहले? सर प्यार जितना उधर नहीं हुआ ना, इधर डेली होता है। जो हमने प्यार गांव में नहीं किया, यहाँ तो डेली होता है प्यार। हर दिन एक बीबी होती है, हर दिन एक सिनेमा में मेरी बीबी है, हर दिन एक अलग चीज है। खेसारी लाल का दिल कभी किसी के लिए धड़का, पत्नी के अलावा, पहले शादी से पहले? शादी से पहले किसके लिए धड़केगा? ऐसे ही पूछ रहा हूं। कई बार होता है कोई पसंद आ जाता है या कुछ होता है। मिठाई खाने को तो तभी मन करता है जब जेब में पैसे होते हैं, लेकिन आदमी क्या करेगा जब मिठाई देख रहा है आदमी, बस खा नहीं सकते हम, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, औकात नहीं है कि हम प्यार कर सकें, और वो क्षमता नहीं थी हमारी प्यार करने। प्यार तो आप कर सकते हो, उस प्यार को 17 साल में क्या समझ में आएगा सर? हासिल नहीं कर सकते। नहीं 17 साल में क्या समझ में आएगा? तो ये बताइए, जिस चीज को हासिल नहीं कर सकते उसके पीछे भागने का क्या रीजन बनता है? तो मैं कोशिश ही नहीं किया कि मैं किसी के पीछे भागूं। मोहब्बत तो हमेशा हुई, कोई अच्छा लगा, लेकिन अच्छी मेरे लगने से थोड़ी मेरा हो जाएगा वो। और किसको कौन अच्छा ना, अच्छा जितनी भी हमारे साथ हीरोइनें काम कर रही हैं, चाहे बाकी भी हिंदी की हीरोइनें हैं, तो सबको अच्छी लगती है सर। कहाँ किसी से पट रही है वो, और चाहे कहाँ किसी के साथ जा रही है, चाहे किसी की मोहब्बत में पड़ती है। तो होता है ना, जैसे हम तो वैसा ही प्यार मुझे भी हुआ है। वैसे ही प्यार हाँ वैसा भी तो हुआ किससे? किससे? बहुत सारे लोगों से देखा और प्यार हो गया, लेकिन मिलने वाला थोड़ी है। तो पता भी नहीं है कौन है, पता भी नहीं है, उसको भी पता नहीं कि कोई मर रहा है मेरे पे, क्योंकि बताने की औकात नहीं है हमारी, जे हम बता सके कि भाई तुमसे प्यार करता हूँ, तो बहुत जरूरी है। लेकिन जब प्यार होने का टाइम था तब तो शादी हो गई, तो उसको भी अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, उसको ही सब कुछ और सारा चीज आज उसी से। वन वुमेन मैन जो है आप हैं। हाँ कोशिश रहती है हमारी कि एक अच्छा पति भी बनूं, एक अच्छा पिता भी बनूं, एक अच्छा बेटा भी बनूं, और एक अच्छा अभिनेता भी बनूं, एक अच्छा गायक भी बनूं, और एक अच्छा समाज सेवक भी बनूं। मैं हर दिन एक इच्छा होती है कि मैं अच्छा बनूं और हर क्षेत्र में अच्छा बनूं, इसलिए क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं हर वर्ग के लोग मुझे मिलते ही हैं, तो मैं उनसे सीखता हूं कि आप अगर यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे सर, मुझे भी ऐसा करना है। तो करने की इच्छा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ संगीत के पीछे ही। मुझे लगता है कि जहां भी उपलब्धि आपको मिलती है, कोशिश करिए कि उस उपलब्धि को अपनाइए और उस क्षेत्र में अपना योगदान दे दीजिए। और क्या, आप बहुत योगदान दे रहे हैं और बहुत सारा समय आपने मुझे दे दिया। अब बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं इससे पहले कि वो मुझे धक्के मार के निकाले। हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया, मतलब ये शायद मैं कहूंगा कि मेरे करियर के वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज में से एक है। जैसे मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ, मैं कुछ मतलब लेके जा रहा हूँ आपसे। अगर आपके सवाल ऐसे नहीं होते तो शायद ना मैं आपसे कुछ सीख पाता, मुझे भी अच्छे सवाल मिले तभी मैं अच्छा जवाब दे पाया। तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है उस सवाल के पीछे, क्योंकि उस सवाल पूछने के लिए भी एक ज्ञान की जरूरत होती है और एक वो मानसिकता की जरूरत होती है। जो आप सोचते हैं वही इंसान प्रूव करता है और वही वचन बाहर आते हैं। बी पॉजिटिव मेरे जीवन में है, बी पॉजिटिव। हम अच्छा सोचेंगे तो आप मेरे लिए अच्छे हैं, अगर हम आपके लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे शब्द भी जो आएंगे आपके लिए ना वो कटाक्षी आएंगे, वो ऐसे गंदे तरीके से आएंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छे रहिए, पूरी दुनिया अच्छी है, कोशिश करिए बेहतरीन चीज देने के लिए। बिल्कुल, और अब हम मिलते रहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कनेक्शन जो एक डेवलप हुआ है वो आगे रहेगा और आपके स्टारडम में हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लव यू।